हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? राइट नाउ अगेन वी आर बैक विद द रिवीजन. आई होप आप लोगों ने कैपिटल गेन का रिवीजन किया होगा, उसके सम बनाए होंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन कैपिटल गेन सम या कॉन्सेप्ट में, आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लिए. यू कैन ज्वाइन माय चैनल. वहाँ इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा. ठीक है, तो जोश है तो लेट्स स्टार्ट विद द जोश एंड होश. इनकम फ्रॉम सैलरी वी आर डूइंग. क्या हो गया? जोश होश खत्म हो गया. हाँ, वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. आपने एक मेजर पार्ट कवर किया, कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम सैलरी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास. और एक दो क्लास और लगेगा, वो अपने देख लेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. फर्स्ट सेक्शन 15 चार्जेबिलिटी. सैलरी ड्यू कब होता है? व्हेन सैलरी बिकम टैक्सेबल. तो सैलरी ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर. सेक्शन 15 है चार्जेबिलिटी का. सेक्शन 16 डिडक्शंस का बात करता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स. देखिए, मैं ये सैलरी का रिवीजन आईसीआई के पेपर के हिसाब से करवाऊंगी, क्योंकि आईसीआई डिफॉल्ट ऑप्शनल में मूव करता है. तो मेरा रिवीजन कैसा होगा? हाउ दिस रिवीजन इज गोइंग टू बी. ये रिवीजन होगा ऑप्शनल डिफॉल्ट के साथ मूव करता रहेगा, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे. तो मेरा नोट्स भी वैसे ही प्रिपेयर किया गया, ऑप्शनल और डिफॉल्ट के हिसाब से. आई थिंक ये आपको हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा. कमेंट्स में डालिए अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है और इसमें क्या ऐड और लेस किया जा सकता है. आई एम ओपन टू सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म. चलिए लेट्स स्टार्ट. आज ये गड़बड़ कर रहा है. लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 15 बात करता है चार्जेबिलिटी की. सैलरी कब ड्यू होगा, सैलरी कब टैक्सेबल होगा, ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर. सेक्शन 16 डिडक्शंस का बात कर रहा है. स्टैंडर्ड डिडक्शंस डिफॉल्ट रिजीम मीन्स न्यू रिजीम जो है उसमें 75,000 का है और ऑप्शनल में 50 का है. ठीक है. इंटरटेनमेंट अलाउंस है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो बाद में आएगा, बट एक बार इसका माइंड में दिया हुआ है. और सेक्शन 17 डिफाइन करता है कि सैलरी क्या है, और सैलरी का एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है. सैलरी का एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो डेफिनेशंस का बार बार बात करता है. ठीक है. देन अपने को पता है दे आर 2 टैक्स रिजीम्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ अलाउंसेज एंड डिडक्शंस वो डिफरेंट रहते हैं बिटवीन देम. उनका जो कई अलाउंसेस डिफ़ॉल्ट में मिल रहे हैं, कई अलाउंसेस ऑप्शनल में मिल रहे हैं, तो अपने उसकी बात करते करते चलेंगे. डिफ़ॉल्ट रिजीम क्या है? डिफ़ॉल्ट रिजीम जो न्यू रिजीम आया है जिसको डिफ़ॉल्ट रिजीम बोला जाता है, तो उसमें क्या है? उसमें डिफ़ॉल्ट रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है, ऑप्शनल में 50,000 का है. ठीक है. कोई भी अमाउंट को सैलरी हेड में आने के लिए फर्स्ट थिंग क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए. कोई भी अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी से कुछ मिल रहा है तो रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये सब आईसीआई के एग्जाम्पल्स है. अगर सुजाता एक एक्ट्रेस है, वो चोपड़ा फिल्म्स में एम्प्लॉयड है और उसको 2 लाख पर मंथ सैलरी मिल रहा है, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में वो सैलरी में आएगा. बट अगर सुजाता एक एक्ट्रेस है, उसको सैलरी फीस मिल रहा है डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर, तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस में आएगा, क्योंकि वहाँ नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है. डायरेक्टर के केस में भी ये डायरेक्टर का कमीशन कब मिलेगा? जब उसको कंपनी से कोई कमीशन मिल रहा है डायरेक्टर को. जब वो एम्प्लॉय है तो सैलरी है, और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, तो अगर डायरेक्टर का कमीशन उसको कंपनी से मिला जहाँ वो एम्प्लॉय नहीं है, मीन्स कई बार होता है डायरेक्टर, कई पर्सन 3-4 कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, वहाँ से उनको सिटिंग फीस मिलता है, तो वो आइदर बिजनेस या प्रोफेशन में जाएगा या अदर सोर्सेज में जाएगा. कोई भी इनकम को सैलरी में चार्जेबल होने के लिए फर्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप. जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं कॉलेज में जाके टेम्प्रेरी कभी कभी जाके एक लेक्चर दे रही हूँ या काउंसलिंग कर रही हूँ, तो वो मेरे सैलरी में आएगा नहीं.
मेरा वो मेरे अदर सोर्सेज में आएगा या बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सैलरी पेड टू ए पार्टनर बाई ए फर्म, ये नॉट सैलरी, ये पीजीपीपी में चार्ज होता है। कोई भी सैलरी पार्टनर को अपने फर्म से मिलता है तो वो पीजीपीपी में चार्ज होता है, वो कभी भी सैलरी में नहीं आता है, क्योंकि फर्म्स एंड पार्टनर्स आर नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है। और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो अदर सोर्स में जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। और फुल टाइम पार्ट टाइम से कोई मतलब नहीं है, आप 2 घंटा के लिए काम करो, 4 घंटा के लिए काम करो। फर्स्ट अटमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वो सैलरी में जाएगा, और उससे भी कोई मतलब नहीं है वो 1 से काम कर रहा है, मैं 2 पे काम कर रही हूँ या 4 से काम कर रही हूँ। सैलरीज फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर आर क्लब्ड, ABCD से कोई मतलब नहीं। अच्छा, थर्ड चीज है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। एक बार आपका सैलरी अक्रू हो गया, समझिए मैं कहीं काम कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसको वेव करती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरा वंस सैलरी एक्रूज, ए सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट एब्जॉर्व टैक्स लाइबिलिटी। व्हाट डज इट मीन, समझो मेरे को एक सैलरी मिला है, मिलने वाला है, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ मेरे एम्प्लॉयर को कि भाई जुलाई के एंड में आप मेरा सैलरी ना एक ट्रस्ट में डोनेट कर दीजिए या एक NGO में दे दीजिए या कोई मंदिर में दे दीजिए, तो स्टिल सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि डाइवर्जन हो गया, ये इनकम का एक एप्लीकेशन हो गया, मेरे पास अक्रू हो गया, मैंने अर्न कर लिया। दिस डोनेशन इज मेयरली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो उसके बाद मैं ATG में डिडक्शंस कर सकती हूँ, वो भी ऑप्शनल में। ठीक है, न्यू डिफॉल्ट रिजिम में नहीं मिलता है डिडक्शंस, 2-3 डिडक्शंस को छोड़ के कोई डिडक्शंस नहीं मिलता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मेरा सैलरी अक्रू हो गया और मैंने एम्प्लॉयर को बोला आप इसको दे दो, मिस्टर शी को दे दो, ट्रस्ट में दे दो और डोनेट कर दो, तो वो एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है, वो हमेशा टैक्सेबल होगा मेरे हैंड में। सरेंडर ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। कोई भी अगर सैलरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देती हूँ अंडर सेक्शन 2 ऑफ द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, ये एग्जाम्प्ट होता है। सरेंडर ऑफ सैलरी इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, मैं किसको सरेंडर करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी अपने परक्विजिट्स का बात करेंगे, अलाउंसेस का बात करेंगे, आई होप ने पढ़ाई भी होगा। अगर एम्प्लॉयर क्या करता है कि चलो सैलरी तो दे ही रहा है वो मेरे को, और बोलेगा जो आपका टैक्स होगा ना वो भी मैं पे करूंगा, तो भी वो मेरे सैलरी का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉय सैलरी, मेरा सैलरी क्या इंक्लूड होगा, मेरा सैलरी और जो मेरा एम्प्लॉयर जो मेरा टैक्स पे कर रहा है वो भी मेरी सैलरी के पार्ट होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं मिस्टर A के वर्क कर रही हूँ, मेरा 50,000 का सैलरी, ओके, वो बोल रहा है आपका 50K पे जो 10,000 का टैक्स है ना वो भी मैं पे करूँगा, तो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, 50 + 10 60,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी। 50,000 जो मेरा सैलरी था और 10,000 जो मेरा टैक्स था जो मेरा एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ में पे कर रहा है वो भी एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा मेरे हाथ में। खाली यहाँ एक ही एक्सेप्शन है जो अपने TDS में भी करेंगे, एक ही एक्सेप्शन है जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स होता है। एक बार परक्विजिट्स एक मॉनेटरी होता है, एक नॉन मॉनेटरी होता है। जैसे मुझे खाने का फूड अलावेंसेस मिल गया, वो मॉनेटरी परक्विजिट्स है। और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स क्या हुआ, मेरे घर में कुक ही भेज दिया कि जाओ तुम जाके खाना बनाओ, तो जो अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, तुम जाके खाना बनाओ, कुक का सैलरी मैं पे करूंगा, तो पर्क्स है, बट वो नॉन मॉनेटरी है, कुक है या ड्राइवर है, दीज आर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। तो इनका जो टैक्स होता है ना, इन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स का टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मैं वापस से एक बार रिपीट करती हूँ, सैलरी अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ में टैक्स पे करता है मेरी सैलरी पे, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। सिर्फ इसका एक्सेप्शन एक ही है, जो तो टैक्स पे करता है एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 192(1)(a), वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। ओके, तो एक बार वापस से आते हैं, सैलरी आपका सेक्शन 15 में इसका चार्जेबिलिटी है, 16 में डिडक्शन है, 17 में इसको डिफाइन किया गया है। फिर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम है, डिफॉल्ट और ऑप्शनल को साथ साथ लेके चलेंगे। डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 का होता है, ऑप्शनल में 50 का होता है। कोई भी अमाउंट हो सैलरी हेड में जाके टैक्सेबल होने के लिए सेक्शन 16 में क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा पार्ट टाइम और
मल्टीपल एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा मेरा रिलेशनशिप मेरे एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम बाय मिस्टर ए माई एम्प्लॉयर विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सैलरी। मैं दो जगह काम करूँ, 3 जगह काम करूँ, 4 जगह काम करूँ, 2 घंटा काम करूँ, 4 घंटा काम करूँ, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। फिर फोरगोइंग ऑफ सैलरी, जब आप एप्लीकेशन कर देते हो, अपना सैलरी एम्प्लॉयर को बोलते हो कि कहीं और पे करो, कहीं और डोनेट करो, तो वो सैलरी भी सैलरी हेड में आएगा। वो एक जस्ट फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है। सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट होता है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हो। और सैलरी अगर आप टैक्स फ्री मीन्स सैलरी का पेमेंट ही कर ही रहे एम्प्लॉयर, साथ में बोलेगा कि मैं आपके जो सैलरी पे टैक्स आ रहा है वो भी मैं पे करूंगा, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सॉरी, वो भी आपके सैलरी और उसके ऊपर का जो परक्यूजिट्स का टैक्स है, अगर वो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो सैलरी हेड में आएगा। उसका एक ही एग्जम्पशन है, कहाँ गए, देन सैलरी पेड टैक्स फ्री, यही बताया था कि नॉन मॉनेटरी परचेजेस पे जो टैक्स पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, वो एग्जाम्प्ट होता है इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। देन प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी, थोड़ा एनआरआई भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, आई होप इट हेल्प्स। साथ में आगे सैलरी अर्न इन इंडिया इज डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया, ये अपने को पता है कि सैलरी यहाँ अर्न किया जाता है, उसको अक्रूअराइज और डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया में माना जाता है। इवन अगर आप बाहर पे करो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप यहाँ काम करो, यहाँ अर्न कर रहे हो, तो डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाता है। तो इसमें 2-3 सेक्शन है, जैसे जो सैलरी गवर्नमेंट देती है सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉर सर्विसेज आउट ऑफ आउटसाइड इंडिया, तो इसमें ऐसे समझो गवर्नमेंट है, मिस्टर ए को दे रही है, मिस्टर ए क्या गया, यूएस में सैलरी अपना सर्विस प्रोवाइड करने गया, तो मिस्टर ए क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट अगर कोई को सैलरी देती है जो सिटीजन है फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, वो भी डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाता है। सैलरी नहीं, यहाँ जो अलावेंसेस और जो परक्विजिट दिया जाता है, नॉट सैलरी, तो गवर्नमेंट 2 चीज़ दे रही है, एक सैलरी और एक अलावेंसेस एंड पर्क्स। तो जो पर्क्स दिया जाता है टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया आर फुल्ली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10, और ये दोनों में मिलता है। जो भी 10 का भी जो एग्जाम्पशन है ना, 6-7 का, वो दोनों रीजन में मिलता है, डिफॉल्ट और ऑप्शनल, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इमीडिएट ऐसे सम को मूव कर लिया जाता है कि ऑप्शनल में ये है, डिफॉल्ट में ये है, तो पहले वो बनाता है डिफॉल्ट से, फिर ऑप्शनल में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जहां जहां डिफरेंस रहेगा मैं बार बार बोलूंगी, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस में है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस में है तो मैंने बोल दिया कि हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75 और 50 का है, तो जैसे डिफरेंस आएगा मैं बोलूंगी, प्लीज चाहे आप लोग, फिर मैं बोलूंगी वो छोटा कॉपी में नोट में रखो कि हाँ जो डिफरेंस आ रहा है मेजर उसको नोट डाउन करना है, और डिफरेंस नहीं है तो फिर सेम ही है। ठीक है, तो फिर आएगा कि सैलरी अगर गवर्नमेंट पे करती है, 3 कंडीशन है इसमें, पहला सैलरी है, दूसरा कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट, तीसरा सिटीजन ऑफ इंडिया है। इंडिया में है तो कोई बात ही नहीं है, फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया वो डीम टू अक्रू इन इंडिया होता है। अगर आप इंडिया में दे रहे हैं तो वो तो डीम टू अक्रू इन इंडिया ही है। तो पहला क्या है, अक्रू इन इंडिया, डीम टू क्यों, वो तो आउटसाइड इंडिया के लिए। तो पहला गवर्नमेंट दे रही है, सिटीजन ऑफ इंडिया को दे रही है, तीसरा सर्विसेज आउटसाइड इंडिया को दे रही है, तो वो डीम टू अक्रू इन इंडिया होता है। तो उसमें 2 चीज आ गया, एक तो सैलरी और एक अलाउंसेस और पक्ष। तो सैलरी नहीं, अलाउंसेस और पक्ष एग्जाम होता है, इसमें अपनी गलती क्या करते हैं, सैलरी को भी कर देते हैं, बट अलाउंसेस by government to a citizen to establish को exemption और जो
foreign जिस फॉरेन फॉरेन कम कमीशन इंडियन काम कर रहा बाहर का यहाँ पे वहाँ का जल्दी को और फिर फाइनल मैं तो ध्यान रखो भैया फिर इसमें तीन
अब पहले जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ अब वो सब मैंने माइक ही ऑन नहीं किया। 26.26 ठीक है, जो सम किया वो वापस करना पड़ेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा माइक ही ऑन नहीं है, तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आया होगा। आई होप अभी आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो वो सम पे वापस जाना पड़ेगा। आपने क्या किए थे? ठीक है। मिस्टर कपूर इंस्ट्रक्ट किया इज एम्प्लॉयर टू डोनेट 30,000 आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑफ 1 लाख टू पीएम रिलीफ फंड, बट द करेक्ट ट्रीटमेंट इज ओनली 1 लाख टैक्सेबल होगा क्योंकि वो 30,000 वो कर रहा है। वो डोनेशन इज ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपका अक्रू और ड्यू हो गया फिर आप एम्प्लॉयर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो डाइवर्जन ऑफ इनकम में आता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम में आता है, वो फुल टैक्सेबल होता है। अच्छा, ये वाला थर्ड नंबर किया था वो वापस से करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 10(6) इज अवेलेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम। क्या करेंगे अपने HRA एग्जाम्शन है ना, HRA ये सिर्फ ओल्ड वाला में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी ओल्ड में है, न्यू या डिफ़ॉल्ट में नहीं है। एग्जाम्शन फॉर फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग, मैंने कहा था 10(6) और 10(7) का एग्जाम्शन रिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम मिलता है, ओल्ड और न्यू दोनों में मिलता है। तो ये कौन सा बोल रहा है? ये 10(6) को बोल रहा है। 10(6) है ये टेस्ला वाला, नहीं सॉरी, अगर फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये लास्ट वाला है, ये 10(6) नहीं है, ये 10(6) ट्रेनिंग वाला है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये 10(6)(11) है, 10(6)(11 सॉरी, 10(6) टेस्ला वाला है जो नेक्स्ट आएगा। तो 10(6) में क्या बोल रहा है? ये जो चौथा वाला लास्ट कंडीशन है उसका बात कर रहा है कि फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होना चाहिए, स्टे इन इंडिया होना चाहिए और ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए। ट्रेनिंग का इसमें ही नहीं दिया है, पर ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इन चारों में होगा तो ही आपको एग्जाम्शन मिलेगा। बट फिलहाल अगर स्टे इन इंडिया फॉर ट्रेनिंग है तो यही होगा मोर अप्रोप्रिएट। कभी कभी क्या होता है कि आपको अप्रोप्रिएटनेस देखना है, तो मोर अप्रोप्रिएट थर्ड नंबर ही है, थर्ड नंबर दोनों में मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजीम। लीव ट्रेवल भी नहीं मिलता है, डिफॉल्ट में नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट इसको मिस्टर जेम्स का एक फ्रेंच नेशनल है, फ्रेंच नेशनल है ये एक मिस्टर जेम्स एक फ्रेंच नेशनल है, एम्प्लॉई है फ्रेंच कंपनी का। तो ये कौन सा कंडीशन आ गया? 10(6) आ गया। फॉरेन नेशनल एम्प्लॉयड बाय फॉरेन इंटरप्राइज, तो ये फॉरेन इंटरप्राइज है और नेशनल भी फॉरेन है ये, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए आया। यस, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया 1 अक्टूबर 2025 टू 31 दिसंबर 25, ये पीरियड ऑफ 90 डेज है। बट वहाँ क्या कंडीशन है? 90 डेज या उससे कम होना चाहिए। अभी 92 डेज हो गया, तो वो कंडीशन को ब्रेक कर दिया। इसका टोटल रेम्युनरेशन 15 लाख है, कुछ मतलब नहीं है, जितना भी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। द फ्रेंच कंपनी हैज़ नो बिजनेस और ट्रेड इन इंडिया, वहाँ कंडीशन ये है कि वो यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए इंडिया में, वो बिजनेस नहीं कर रहा है। इज़ द रेम्युनरेशन टैक्सेबल इन इंडिया? नहीं, क्योंकि पीरियड मेरा 90 डेज से ऊपर हो गया, इसलिए रेम्युनरेशन टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। और सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा था, फॉरेन नेशनल था, फॉरेन इंटरप्राइज था, कोई बिजनेस नहीं कर रहा था यहाँ पे। और उसका रेम्युनरेशन ना, इसका एक और कंडीशन है कि इसका रेम्युनरेशन उस डिडक्टेबल नहीं था फॉरेन इनकम, सॉरी उसका रेम्युनरेशन उसकी इंडियन इनकम से डिडक्टेबल नहीं होना चाहिए, वो है नहीं, ठीक है। बट ये 90 डेज होते ब्रीच हो गया ये कंडीशन, तो इसका इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। वुड योर आंसर चेंज इफ द स्टे वॉज 80 डेज? येस, माई आंसर विल चेंज बिकॉज इट्स लेस देन 90 डेज, तो इसका इनकम यहाँ एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10(6) में। ओके, चलो अब चलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15, ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर अपने कर चुके हैं। इन केस ऑफ एडवांस सैलरी, अगर एडवांस पे कर लिया तो ऑब्वियसली ड्यू बेसिस पे जब आएगा तब में हमारा पेमेंट नहीं लगेगा, और अगर अरियर है ड्यू बेसिस पे ऑलरेडी एसेस्ड हो गया तो पेमेंट मिलेगा तो नहीं होगा। ICI में 2 एग्जाम्पल्स हैं। ICI का एग्जाम्पल ये बोलता है कि अप्रैल का सैलरी अगर रिसीव्ड में, अगर अप्रैल का 26 का सैलरी मार्च में रिसीव्ड हो गया तो ये टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 25-26 में हो जाएगा रिसिट बेसिस पे विच एवर इज अर्लियर। दूसरा एग्जाम्पल ये बोलता है कि मार्च 26 का सैलरी है उसका रिसीव्ड हुआ अप्रैल में, तभी भी वो टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 25-26 में होगा क्योंकि वो ड्यू बेसिस में टैक्सेबल हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर।
एक चीज़, एक कंसेप्ट और बोलता है यहाँ पे, वो ध्यान देने बात ये बता कि एडवांस सैलरी तो अपने को पता है, ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर पे मिल जाता है, बट अगर लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर है, एक एडवांस सैलरी होता है, एक एडवांस अगेंस्ट सैलरी होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अगर लोन लिया जाता है या एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया जाता है तो डिफरेंट है, वो टैक्सेबल सैलरी नहीं होता है, वो एक लोन है, ये डिफरेंट होता है एडवांस सैलरी से, और ये रीपेबल होता है कि इंस्टॉलमेंट में। एडवांस अगेंस्ट सैलरी भी यस एट द सेम टाइम वो टैक्सेबल नहीं है एज ए सैलरी, क्योंकि एक एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, इट इज़ ए टाइप ऑफ लोन, तो उसको आप एडवांस लेटर वो सैलरी में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। मैं सैलरी को ही पहले ले लिए या सैलरी के एडवांस में कुछ अमाउंट लेते हैं तो वो एक लोन का इट विल गेट द फॉर्म ऑफ लोन, तो लोन एज ए सैलरी नहीं आएगा या नेचर बदल जाएगा इनकम का, तो इनकम का नेचर बदलते ट्रीटमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर एडवांस सैलरी से आपका हायर टैक्स रेट होता है तो आपको रिलीफ मिलता है 89 में, वो एक अपने सम के थ्रू डिस्कस करेंगे, ये थ्योरी में करके कोई फ़ायदा नहीं है, सम में समझ में आएगा। चलो चलो उसी का सम है ये सारा। हाँ, अब आते हैं 15 क्या 16 क्या 17 में। सैलरी डिफाइन होता है सेक्शन 17 में। सैलरी क्या है? पहला तो इसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे, उसका नाम कुछ भी हो, वो सैलरी में जाता है। फर्स्ट, इनका क्या क्या नेचर हो सकता है, डिफरेंट टाइप। 17 का जो सैलरी का डेफिनेशन है ना, एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, सब कुछ इंक्लूड कर लिया है इसमें। ठीक है, तो क्या है, वेजेस, वेजेस भी एक सैलरी का रूप है। एन्युटी और पेंशन, एन्युटी एक फिक्स अमाउंट जो आपको मिलता है एम्प्लॉयर से, पेंशन जो आपको रिटायरमेंट होने के बाद मिलता है, वो भी एक सैलरी है। सैलरी का नेचर है, ग्रेचुइटी अपने को मिलता है रिटायरमेंट पे या एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मिलता है, वो भी सैलरी है। और कोई भी फीस, कमीशन, पर्क्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। व्हाट डज मीन, कोई आपको फीस दे दिया या आप बोलेंगे कि आप एम्प्लॉयर है बट आपको टारगेट दिया गया है कि आप 50 लाख से ऊपर का आपका सेल्स होगा, आप इसमें हमारा उसको लेके जाते हो टर्नओवर को, तो आपको कमीशन मिलेगा, वो भी एक सैलरी का है पार्ट। परक्यूजिट्स, कोई आपको बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर, कोई चीज़, कोई पर्क्स दे रहा है, वो भी सैलरी का पार्ट है। गाड़ी दे रहा है, नौकर दे रहा है, बंगला दे रहा है, पता गाड़ी नौकर बंगला, तो वो एक दिस आर कॉल्ड पर्क्स, वो भी एक सैलरी का पार्ट है। या आपको कोई, जैसे कि भाई आज कंपनी का प्रॉफिट 50,000 से ऊपर जाता है और या आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है, ये जनरली की वर्कर लोग होता है या की एम्प्लॉय होता है, उनको दिया जाता है कि आप प्रॉफिट को बढ़ा रहे, तो मीन्स द वर्कर आर मोर मोटिवेटेड टू डू वर्क फॉर द कंपनी, तो कोई प्रॉफिट दिया जाता है हमको इन एडिशन टू इन सैलरी और वेजेस, वो भी सैलरी का पार्ट है। एडवांस ऑफ सैलरी एक सैलरी का पार्ट है। लीव सैलरी, छुट्टी के कन्वर्ट करके आप लीव सैलरी करते हो, वो भी सैलरी का पार्ट है। प्रोविडेंट फंड जो रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको मिलता है, वो भी एक सैलरी का पार्ट है। ये एनुअल एक्रेशन, ये बताएंगे, ये जनरली होता है इन एक्सेस ऑफ, ये टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा 12 एम्प्लॉयर, वो प्रोविडेंट फंड में बताएंगे। ये समझो प्रोविडेंट फंड का ऐसा पार्ट जो एग्जेम्प्ट होने के बाद बचता है, वो भी आपका सैलरी का पार्ट ले लेता है। ये जनरली इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी है और ये 9.5% ऑफ सैलरी है। ये बाद में अपने करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट प्रोविडेंट फंड का ऐसा पार्ट जो एग्जेम्प्ट होने के बाद आता है टैक्सेबल, वो कहाँ जाता है, वो सेक्शन 17 में ही टैक्सेबल होता है और यहीं पे आता है। जो भी अपने अपने कर चुके हैं सैलरी, अपने को पता है बहुत सारे एग्जामिशंस हैं, बहुत सारे अलावेंसेज है, एग्जाम्प्ट होने के बाद टैक्सेबल होते हैं, तो वो जो टैक्सेबल पार्ट है ना, वो यहीं पे आता है, वो 17 में आके चार्जेबल होता है, टैक्सेबल होता है। फिर सेकंड चीज़ है कंट्रीब्यूशन, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूट करती है या कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कोई भी पेंशन फंड में। जो पेंशन फंड कौन सा है, जो 80CCD वाला पेंशन फंड है, अगर गवर्नमेंट और या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में करता है तो वो भी क्या पार्ट है। अगर कोई भी आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में कुछ पे करता है या आपके लिए कुछ करता है तो वो सैलरी का पार्ट बन जाता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, वो भी 17 कवर करता है। एक नया आया है ये अग्निवीर कॉर्पस फंड में, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये जनरली आर्मी का फैमिली लोग के लिए है और वहाँ के लिए बना हुआ है। तो इसमें कौन करता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में अंडर सेक्शन 80 CCH, तो वो भी अपने 17 में आके टैक्सेबल होता है। तो वापस बोलती हूँ,
17 एक इंक्लूसिव डिफिनेशन है। तो वेजेस, एन्युटी और पेंशन, ग्रेचुइटी, कोई भी फीस कमीशन मिल रहा है आपको एम्प्लॉयर से, कोई एडवांस ऑफ सैलरी है, कोई लीव सैलरी है, कोई एडवांस सैलरी है, कोई लीव सैलरी है, प्रोविडेंट फंड का वो अमाउंट जो टैक्स एग्जेम्प्ट होने के बाद बचता है वो भी यहीं आएगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पेंशन में एम्प्लॉय के पेंशन फंड के एम्प्लॉय के बिहाफ में कंट्रीब्यूट करती है, वो भी टैक्सेबल है। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है अग्निवीर कॉर्पस फंड में, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है अपने एम्प्लॉय के बिहाफ में या आर्मी के लिए, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होता है। वेजेस अलाउंस अपने को पता है, बेसिक सैलरी, बोनस। अच्छा बोलेंगे डीएनएस अलाउंस क्या होता है? डीएनएस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता। डीए मीन्स ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीएनएस अलाउंस भाई ये हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये अगर रहेगा तो सैलरी के साथ इमीडिएट ऐड कर दो इसको, सैलरी प्लस डीए। डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता बोलते हैं हिंदी में। तो डीएनएस अलाउंस, बेसिक सैलरी, बोनस, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर बोथ रिजिम। ये बार बार करके बना हुआ। अलाउंसेस अपने देखेंगे 4-5-6 अलावेंस, 4 अलावेंस इधर और 3 अलावेंस देख के, जो 4 अलावेंस है जो न्यू रेजिम में जो एग्जाम्प्ट होते हैं। और न्यू रेजिम का बस बहुत थोड़ा सा, या डिफॉल्ट रेजिम का बहुत थोड़ा सा ही चीज़ है जहाँ आपको एग्जाम्पशन मिलता है और सब में नहीं मिलता। जहाँ जहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा मैं बताती जाऊंगी। तो डीएनएस अलावेंस दोनों रेजिम में टैक्सेबल होते हैं। अलावेंसेस क्या होते हैं? अलावेंसेस होता क्या है? मंथली आपको कोई भी चीज़ का पेमेंट किया जाता है, कोई फिक्स्ड अमाउंट टूवर्ड्स एनी योर एक्सपेंडिचर, वो अलावेंसेज होते हैं। वेदर इट्स ट्रेवलिंग, मेडिकल, बहुत सारे अलावेंसेज होते हैं। तो अलावेंसेज एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मंथली दिया जाता है, उसको अलावेंसेज बोला जाता है। तो कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयज़ को फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। टैक्सेबल कैसे होता है? वही ड्यू और रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्ली है। जनरली ये टैक्सेबल होते हैं। अगर मैं जो बता रही हूँ, समझो जो जो एग्जाम्शन है मैं आपको बताती जाऊंगी, और उसके अलावा कोई भी अलाउंसेस आएगा, अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंसेस का नेचर क्या है? टैक्सेबल है। और जो अलाउंसेस में यहाँ कवर किया जाएगा, बताया जाएगा, उसके अलावा एग्जाम में कोई भी अलाउंसेस आए वो फुल्ली टैक्सेबल है। अलाउंसेस का नेचर ही टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट कहीं कहीं जगह अलाउंसेस को थोड़ा एक फिक्स अमाउंट्स में उसको एग्जाम्शन दे रखी है, जो अपने करते जाएंगे। ठीक है, अभी अलाउंसेस में आते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है अंडर बोथ रिजिम, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस इंपॉर्टेंट में आते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस है, पहले तो पूरा फुल्ली टैक्सेबल होगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिडक्शंस मिलता है, और वो भी ऑप्शनल रिजिम में, डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता है। डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलेगा, ऑप्शनल रिजिम में खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिडक्शंस मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल है, खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उसका डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट, ये भी बोथ रिजिम में मिलता है। ट्रांसपोर्ट, ये ध्यान पे रखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जिसका एग्जम्पशन अंडर बोथ रिजिम में। इनका देखो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल वाला, पुराना वाला में तो सबको मिलता ही था। न्यू में किस किस को मिलता है एक बार होने के बाद फिर मैं अलग से भी बताऊंगी कि ये 5-6 ही है जो न्यू में मिलता है। तो उसमें एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है। ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है? आप फॉर कम्यूटिंग, आप रेसिडेंस और घर और बाहर के बीच में जाते हो, घर और ऑफिस के बीच में जाते हो, तो जो आपका खर्चा लगता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है। वो ये एक्चुअली फुल्ली टैक्सेबल है। दिस अलाउंसेस इज फुल्ली टैक्सेबल। खाली ये ब्लाइंड, डी फॉर डम, और आप हैंडीकैप्ड होने चाहिए, उसके लिए 3200 पर मंथ का आपको एग्जम्पशन मिलता है। दिव्यांग जिसको बोलते हैं, दिव्यांग अलाउंस, और ये फुल्ली टैक्सेबल है अदर एम्प्लॉयज़ के लिए, ये ध्यान में रखना। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है तो ये आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। AD&S, ओवर टाइम, ये सब अपने नहीं करेंगे। जहाँ इंपॉर्टेंट है तो इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस को ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। पहला तो ये दोनों में मिलता है, ऑप्शनल में, न्यू में भी, और ये सिर्फ ये ब्लाइंड, डिफ, डम और हैंडीकैप इन्हीं को मिलता है, सबको ये नहीं मिलता है। तो क्या है मैक्सिमम है इसका? 3200 पर मंथ। कम मिलेगा तो कम ले लो, बट इसका मैक्सिमम एग्जाम्पशन है 3200 पर मंथ। ठीक है, और ये जनरली उन लोगों को मिलता है जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में एम्प्लॉयड होता है ना, उनको मिलता है।
और सब तो फुल्ली टैक्सेबल है, डीएनएस ये सबको नहीं पढ़ना है, सब सब फुल्ली टैक्सेबल है। और जितना भी छोड़ दो ये सबको, और जितना भी अलाउंस है टैक्सेबल है। जो ध्यान में रखने का क्या है, डीए है और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो भी प्राइवेट एम्प्लॉयज सबके लिए और अदर एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ हैंडीकैप्ड और उनको ही मिलता है, हैंडीकैप फॉर डेम्पो। ठीक है, अब करेंगे जो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट रिजीम है और पार्टली एग्जाम्प्ट अंडर ऑप्शनल रिजीम है। क्या क्या चीज़ें आप देखते जाते हैं। देखो एचआरए है ना, एचआरए डिफॉल्ट में नहीं मिलते। ये जितने भी अलाउंसेस अपने करने जा रहे हैं ये डिफॉल्ट रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, तो एचआरए सिर्फ ऑप्शनल को मिलता है, ये ध्यान में रखना। एचआरए सिर्फ ऑप्शनल को मिलता है, पहला बात ये। अपने और सारा जितना भी अलाउंसेस है टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। एक अपने करके हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसका है 3200 पर मंथ। ओके, वो भी डीफ डम और हैंडीकैप्ड को मिलता है। ओके, इतना अलाउंसेस में ध्यान रखें। अब ये एचआरए क्या है कि एचआरए ऑप्शनल रिजिम में ही मिलता है, तो एचआरए का मिनिमम ऑफ 3 अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। पहला, एचआरए एक्चुअली रिसीट आपको कितना मिल रहा है, और अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई ये 4 सिटी में तो 50% ऑफ सैलरी, और अदर सिटीज़ में तो 40% ऑफ सैलरी। तो पहला एचआरए एक्चुअली 50% ऑफ सैलरी, और थर्ड नंबर है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो अब आपके सैलरी आप इसके लिए क्या लोगे, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, इसका क्या मतलब है, मीन्स ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लिया जाता है। अगर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बोल रहा है इन टर्म्स, अगर डीए के बाद इन टर्म्स भी लिख दिया ना, इसका मतलब तुम लोग इसको इंक्लूड करो, और कुछ नहीं लिख तो बाई डिफॉल्ट डीए को आपको ऐड करना ही करना है। ठीक है, तो रेंट पेड दिया रहेगा इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। अदर सिटीज़ में 40% है, और आपका दिल्ली मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये 4 सिटी तो 50% ऑफ सैलरी। और रेलिवेंट पीरियड आपको ये ध्यान रखना, पीरियड ड्यूरिंग विच सेट अकोमोडेशन वाज ऑक्युपाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका एग्जाम होगा, बताऊंगी। अगर आपको ये देखना है कि रेलिवेंट 5 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो उस हिसाब से अपने को सैलरी और रेंट पेड का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इसका एग्जामेशन नहीं मिलता है अगर एसएससी अपने हाउस में रहता है और वो रेंट पे नहीं कर रहा है, और एचआरए रिसीव्ड एंड रेंट एक्चुअली पेड मस्ट रिलेट टू द सेम पीरियड। जो मैं बोला ना कि भाई आपने जिस समय रेंट पे किया उसी समय आपको एचआरए मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एचआरए स्टार्टिंग से मिलने लगा 6 महीना पहले, और आपने फिर रेंट पे करना आप 6 मंथ बाद अपने घर में चले गए। तो एचआरए रिसीव्ड एंड रेंट पेड वो सेम पीरियड के लिए होना चाहिए। ओके, जैसे इसको वापस बताती हूँ। जैसे अगर आप 6 मंथ स्टार्टिंग से आपको एचआरए मिल रहा है, ओके, एचआरए मिल रहा है 6 मंथ के लिए, लेकिन उस समय आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, कोई अपना फ्रेंड के या कोई अपने घर पे रह रहे हो, 6 मंथ बाद गए और फिर आपको एचआरए मिलना बंद हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। जो उसका एचआरए और रेंट पेड सेम पीरियड के लिए होना चाहिए। ये वाला एक आईसीआई का समय करते हैं। देखो, बेसिक सैलरी है 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 6,000 पर मंथ, which they their retirement commission 50,000 per annum, HRA 15,000, rent paid, opt for optional। तो अब यहाँ सैलरी क्या बनेगा, और कमीशन क्या है ना, कमीशन जब फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न हो, जैसे यहाँ कमीशन दे दिया ऐसे, कोई ऑन द सेल्स नहीं दिया, वो एक फिक्स परसेंटेज पे होना चाहिए सेल के 5%, 2%। तो अब यहाँ 50,000 पर एनम दे दिया तो ये कमीशन नहीं बनेगा। तो 40,000 प्लस 6, 46,000 हो गया मेरा सैलरी, ये सॉरी हाँ बेसिक सैलरी इंटू 12, 5,52,000 यहाँ दिया भैया। टर्नओवर बेस्ड है इसलिए नहीं मिलेगा। तो अब इसको लिस्ट कैसे निकालेंगे, किस सिटी में है ये, कानपुर। तो 552 का 40%, फिर रेंट पेड है 16,000 माइनस इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। देखो कैसे निकाला गया, रेंट पेड 16,000 इंटू 12 इंटू इसका 10% निकाल लिया, 12। अगर नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 16,000 का 10% 1,600 इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी कितना हुआ,
4,000 से, तो उसके बाद भी 12 कर लो, 46,000, 4,600 माइनस 1,600, 3,000 इंटू 36,000। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 16,000 इंटू 12 माइनस 40 प्लस 6 इंटू 12, 10% ऑफ सैलरी निकाल लिया, और ये इसका निकाल लिया रेंट पेड 16,000 माइनस 4,600 इंटू 12। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं ऐसा देख रही थी, 16,000 माइनस 4,000 ये 600 इंटू 12, ये भी इतना आएगा, बार बार 12 नहीं करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं अपनी। 16,000 माइनस 4,600 इंटू 12 इक्वल टू 136,800। $11,400 इंटू 12, 136,800। ठीक है, तो HRA रिसीव्ड वो हो गया मेरा 15,000 इंटू 12, 15,000 रिसीव किया है। ये फर्स्ट, एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी 136,800, 40 अदर सैलरी अदर सिटी है तो 552 का, तो 40, ये रहा 552 का 40% कर लो। ठीक है, तो मिनिमम आया 136,800, तो ये मेरा एग्जाम्प्ट अमाउंट हो गया 1,36,800, और ये 180 हो गया। ठीक है, टैक्सेबल HRA 180 माइनस इसका जो लिस्ट है, इसका लिस्ट ये हो गया बस। अब अपने क्या करेंगे, ये दो स्पेशल अलाउंसेस है टू ड्यूटी रिलेटेड एक्सपेंसेस में, दो कैटेगरी में, एक 1014 पे, एक 1014 पे, उससे अपना कोई मतलब नहीं। पहला अलाउंसेस है ना, आप अपने परफॉर्मेंस को, कोई ऑफिशियल काम कर रहे हो उसमें कोई एक्सपेंसेस करते हो, और एक अपना काम कर रहे हो जो आप अपना पर्सनल एक्सपेंसेस पे करते हो, अपना पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो एट द प्लेस ऑफ ड्यूटी, और कंपनसेट, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपका इंक्रीज हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग, और उसमें जो अपने को डेली अलाउंस मिलता है उस पर है। तो दो कैटेगरी है स्पेशल अलाउंसेस का। देखो, ये तीन में ना, रूल 2B में, इसमें अमाउंट जितना आप स्पेंड किए हो ना वही एग्जेम्प्ट है। इसमें क्या है, अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंट इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट है। आप जितना भी खर्चा कर रहे हो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन तीन केसेस में। अच्छा, ये दोनों में मिलता है, ये उसमें भी मिलता है, ये न्यू रिजिम को भी मिलता है, ये ध्यान रखना। हेल्पर अलावेंस, आप कोई भी वही हेल्पर रख लियो कि कागज वागज आने के लिए, ऑफिस का काम के लिए, तो ये इंगेज इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, पर्सनल हेल्पर नहीं है ये हेल्पर अलावेंस है। आप ऑफिस का काम के लिए, आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपको जगह जगह ऑफिस में पहुंचाना रहता है, तो वो हेल्पर अलावेंस है, वो आप रखे हो, तो जितना अमाउंट आप स्पेंड करोगे उतना आपका एग्जाम्प्ट है। और भाई आपको ट्रेनिंग, कोई एम्प्लॉयर बोल रहा है कि तुम ट्रेनिंग लो, सीखो, इतना कुछ नया नया कोर्सेज आ रहा है, क्लाउड का लो, ये सीखो, AI सीखो, तो उसमें आप जाके कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसमें आप जाके कर, या रिसर्च कर रहे हो, वो बोल रहा है कि नया प्रोडक्ट आने वाला, आपका एम्प्लॉयर, जाओ उसका रिसर्च करो, रिसर्च के लिए कोई जाके कुछ सीखो, कहीं जाके एक प्रॉपर रिसर्च करो, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा, अमाउंट स्पेंड और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये तीन है ना। अमाउंट नहीं, ये नहीं मिलता है, ये नया में नहीं मिलता, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नया में नहीं मिलता है, ये सिर्फ नया में तो वो 4 मिलता है। ये तो आप अपनी क्या कर रहे हैं, ये अपना हेडिंग है, दिस अलावेंसेज आर टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट रिजीम है। इसमें डिफॉल्ट रिजीम में कुछ नहीं है। अपनी क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, अपने वो अलावेंसेस कर रहे हैं जो डिफॉल्ट रिजीम में फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, ये जो भी एग्जाम्शन है सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में, ये ध्यान में रखना है। तो ये तीन जो है ना अलावेंसेज, ये ये तब का है, एक आप अपना परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज में कर रहे हो, हेल्पर और रिसर्च और यूनिफॉर्म, ये आप जितना अमाउंट स्पेंड करोगे उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है,
फिक्स लिमिट है। ये सारे अलाउंसेस भी आपको डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलते। डिफ़ॉल्ट में जो मिलेगा मैं बता दूंगी। डिफ़ॉल्ट में सिर्फ अभी तक जितना भी अलाउंसेस की सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाला है बस, और डिफ़ॉल्ट में कोई नहीं मिलेगा। ये सब फुल्ली टैक्सेबल है, माथा लगाना ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये सब छोड़ दो, हिली एरिया ये सब छोड़ो। इसमें एक ट्राइबल अलाउंस देख लो जो 200 पर मंथ है, और एक ये फिर आ गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला, पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ड्यूटी। अगर आप ट्रांसपोर्ट ड्यूटी में आपका कोई पर्सनल एक्सपेंसेस होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं उनके लिए है। इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंस, पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ड्यूटी में जो आपका होता है वो क्या है कि आपका 10,000 रुपया पर मंथ है, या जितना आपने 70% खर्चा किया उतने आपको एग्जाम मिलेगा, बट मैक्सिमम है 10,000 पर महीने। ठीक है, तो अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपेंसेस भी लग रहा है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी में, ड्राइवर है, जो भी खलासी है, तो ये 70% खर्चा आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट मैक्सिमम 10,000 पर मंथ है, डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता। अभी अपने क्या करें, अभी ऑप्शनल, ये जितना भी एग्जाम्पशन है डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता है। डिफ़ॉल्ट में वो ट्रांसपोर्ट मिलता है जो ऑफिस से जाते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं, वो जो एक्सपेंसेस है वो मिलता है डिफ़ॉल्ट में, वो भी सिर्फ हैंडीकैप्ड को, इतना ध्यान पे रखना। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को मिलता है। और एक आपका और चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है 2, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए 300 पर मंथ है। तो अभी तक अपने क्या आए, एक तो ट्राइबल एरिया याद रख लो 200 पर मंथ है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ड्राइवर और उनके लिए होता है, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में वर्क कर रहे हैं तो 70% तक एक्सपेंसेस का आपको एग्जाम्पशन मिलता है, और मैक्सिमम 10,000 पर मंथ है। फिर अपने की चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जो 100 पर मंथ पर चाइल्ड है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड है। ये सब छोड़ दो, अभी रिविजन में पहले से किया हुआ है तो छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे जो बोथ रिजिम में एग्जाम्प्ट है, ये दोनों में ये मिलता है डिफॉल्ट में, ध्यान पे यही रखना है। ये मत रखो कि किसमें क्या मिलता है, डिफॉल्ट में क्या मिलता है वो ध्यान पे रखो। डिफॉल्ट पे ये 4 और वो एक 5 ही मिलता है। डिफॉल्ट में अलावेंसेस में सिर्फ 5 अलावेंसेस आर जो एग्जाम्पशन है इन 5 में ही है। ठीक है, तो अब आ गए ये वाला ट्रैवलिंग अलावेंस, ट्रांसफ़र रिलेटेड, पिकिंग ट्रांसपोर्ट, आप बाहर जाते हो कहीं काम करते हो, वो जो ट्रैवलिंग अलावेंस है वो है। ये भी क्या है कि अमाउंट स्पेंड इक्वल टू, जितना आप अमाउंट स्पेंड करते हो दिस आर एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट द अमाउंट इज एक्चुअली स्पेंड फॉर द पर्पज। जितना आप जितना स्पेंड करते हो उतना आपका एग्जाम्प्ट होता है। डेली अलावेंस से आप सुबह शाम जा रहे हो फॉर ऑप्शन, नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी पे नहीं हो भाई, आज आपका रोज थाने में है, आज आपको कहीं दूर भेज दिया गया है, पुणे भेज दिया गया, तो वहाँ आपका कोई डेली अलावेंस लग रहा है, तो क्योंकि वो आपका नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी नहीं है, वो डेली अलावेंस है, तो वो आप जो भी अमाउंट स्पेंड करोगे आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कन्वेंस अलावेंस जो आप परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में आपको मिलता है वो भी जितना आप खर्चा करोगे उतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और ट्रैवलिंग अलावेंस ये आ गया फॉर ब्लाइंड, डीफ, वहाँ भी था यहाँ भी था। ये जो आप ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता है घर से बाहर नहीं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर पे जो मिलता है, यहाँ भी था वहाँ भी था। ठीक है, तो 4, और अमाउंट स्पेंट इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट। तो एक बार वापस से आते हैं, एक बार अलाउंसेस को वापस से करते हैं। सबसे पहला डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। पहला अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है जो हैंडीकैप को मिलता है 3,200 पर मंथ। फिर आपको याद क्या रखना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। फिर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, देन डीए तो टैक्सेबल होता ही है, थोड़ा ट्राइबल एक दो और इसमें है फिक्स्ड अमाउंट जो सिर्फ ऑप्शनल पे है, डिफॉल्ट में नहीं है, डिफॉल्ट में नहीं है। ये एक ट्राइबल एरिया का अलावेंस है 200 पर मंथ है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, ये सिर्फ उसको मिलता है, ये सिर्फ ऑप्शनल में है, डिफॉल्ट में नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउंस है, पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ड्यूटी 70% अप टू मैक्सिमम 10,000 पर मंथ है। ओके, ये मैं कर दी हूँ,
बस, और अलाउंस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और ये बोथ रिजिम में ये अलाउंस आपको डिफ़ॉल्ट वाला याद रखना। तो इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखो डी टी डी सी टी 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 और डी सी याद रखो, टी टी और सी डी करके याद रख लो, टी टी और सी डी। तो टी टी क्या है? ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट, और सी डी है कन्वेंस और डेली। टी टी सी डी, टी टी सी डी याद रख लो, टी टी और सी डी। ठीक है, टी टी और सी डी में कैसे याद रखोगे? ट्रैवलिंग है और ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, और ये टी टी सी डी जो अलाउंसेज है जो सिर्फ न्यू रिजिम, ये डिफ़ॉल्ट रिजिम में मिले, यही ध्यान रखना। और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट रिजिम में, न्यू रिजिम में और अलाउंसेस का कोई एग्जम्पशन नहीं है इन चार के अलावा। और इनका क्या है? अमाउंट स्पेंड इक्वल टू अमाउंट एग्जेम्प्ट। जितना आप खर्चा करोगे उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। और उसमें से क्या याद रखना है? एक HRA का याद रखना है। HRA 50% है अगर मेट्रो सिटीज़ है, 50% ऑफ सैलरी है, और 40% ऑफ सैलरीज है अगर नॉन मेट्रो सिटीज़ है। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी और HRA रिसीव्ड, इन तीन का एक सबसे लो अमाउंट लेना है, वो आपका एग्जेम्पशन है। वो भी डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता है, ऑप्शनल में मिलता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 100 पर मंथ पर चाइल्ड। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है 300 पर मंथ पर चाइल्ड। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो 70% ऑफ एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम 10,000 है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो 3,200 पर मंथ है, जो हैंडीकैप्ड को मिलता है और डिफेंडम को मिलता है। इतना ही अलाउंसेस पे याद रखना है। ट्राइबल एरिया अलाउंस भी 200 पर मंथ है, अगर याद रहे तो वो कर लेना। ठीक है, और तो बहुत सारा है। और ये तो याद रहेगा, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजेस हैं, यूनियन अलाउंसेस दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, या अलाउंसेस दिया रहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये एग्जाम्प्ट होता है अंडर ऑप्शनल रिजिम। अगर ये नोट्स को एक बार आप मेरे पढ़ाने के बाद वापस से गो थ्रू कर लोगे तो आई होप आप लोग को याद रहे, और एग्जाम में अपने प्रैक्टिस भी वैसे ही करो, ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट लिख लिख के, तो ये क्लैरिटी आ जाएगा। ये 10(7) का आ गया कि जो मैंने बताया था कि अलाउंसेस और परक्यूजेज आउटसाइड इंडिया अगर गवर्नमेंट देती है टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है अंडर बोथ रीजन। बट इसमें याद क्या रखना है? अलाउंसेस और परक्यूजेज, सैलरी मत कर देना 10(7) में। इतना ही तुम लोग को ध्यान भी रखना है। 10(7) में वापस बोलती हूँ, कोई भी अलाउंसेस और परक्यूजेज है आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, गवर्नमेंट देती है सिटीजन ऑफ इंडिया को। तीन चीज़ याद रखना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया को, और अलाउंस और परक्विजिट सर्विसेज आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। चलो एक बार ये वाला सम कर लेते हैं। ICI का है, इसका दूसरा है, एक को 150 पर मंथ, एक को 70 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है 1,800 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस है 500 पर मंथ। तो ट्राइबल एरिया का तो 200 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड नहीं है। ठीक है, तो 150 में से तुम 100 माइनस कर दो, 70 में तो तुम क्या ही माइनस करो, 70 के अंदर अंदर ही है, तो इसका तो एग्जाम्प्ट हो गया। तो इसका 50 × 12, ठीक है, और 600, 600। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको मिलेगा ही नहीं। और ट्राइबल एरिया 500 × 300 × 12, 300 × 12 3,600, 1,800 × 12, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप को मिलता है, ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट से कोई वो नहीं है। ये तो दोनों को मिलता है, ये दोनों को मिलता है, ये नहीं मिलेगा, ये खाली ऑप्शनल में मिलेगा, डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलेगा। तो डिफ़ॉल्ट में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखो 150 बड़ा का था, छोटा का 170, 220 × 12, ये डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता, इसको नहीं मिलेगा। 1,800 × 12, 21,600, 500 × 12, 600, नो एग्जम्पशन। ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अभी ठीक है, थोड़ा सा एक तो इसमें ये कर लेते हैं, MCQ कर लेते हैं। मिस्टर राजकुमार रिसीव्स HRA ऑफ 15,000, ये तो अपने करके आए अभी भी, ये सब हो गया सेम सब। एन एम्प्लॉय हु इज ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 4,000 पर मंथ। हाउ मच इज एग्जाम्प्ट अंडर बोथ द रिजिम?
4000 मिल रहा है तो क्या हुआ, इसका तो 3200 पर मंथ ही इसको मिलेगा, बी होगा। नील, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको हैंडीकैप्ड को मिलता है, 3200 पर मंथ होगा, 800 इसका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड रिसीव अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम एग्जाम्प्ट अप टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये क्या होगा, 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मिस्टर सुरेश वर्क इन द ट्रांसपोर्ट department of his employer and receives a special allowance of rupees 12,000 per month to meet personal expenses during the course of his duty. He is not in receipt of daily, how much optional बोल रहा है, डिफॉल्ट में मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, इसको 12,000 मिल रहा है, इसका 70% कितना है, ये दो तो चलो जाओ, क्योंकि इसको मिलेगा, क्योंकि वर्क कर रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयर, वहाँ वर्क कर रहा है और इसको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस during the course of his duty. हाँ, तो इसको मिलेगा हाउ मच इज एग्जाम 70% बट कैप्ड एट रुपीज 8,000, 10,000 है, तो ठीक है। तो इसका इतना क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट इसका होगा 8,400, ठीक है। अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स इंडियन एम्प्लॉयज, तो क्या होगा बताओ, ये तुम लोग बोलो, तब से तो मैं ही बोल रही हूँ। तो कहाँ थे अपने, मेरा पेन कहाँ गया, यस, तो द आंसर इज दैट कि 70% इंटू 70% इंटू 12, 70% ऑफ 10,000, 8,400 per month, but capped at rupees 10,000 per month. Allowances paid by the United Nations Organization to its Indian employees क्या होगा, exempt होगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। ये ऑप्शनल में है कि डिफ़ॉल्ट में, बताओ जल्दी से बताओ, ऑप्शनल में है कि डिफ़ॉल्ट में, ऑप्शनल में है, ठीक है। फुल्ली एग्जाम्प्ट डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलेगा, ये ट्रिकी चीज़ है। अपने यूनाइटेड नेशंस को देखेंगे, वह इंडियन एम्प्लॉयज़ वाई एग्जाम्प्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने एग्जाम्प्ट कर देते हैं, बट ये सिर्फ ऑप्शनल में, डिफ़ॉल्ट में नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर। ये तो कर चुके हैं ना, ये एक्सरसाइज मिस्टर, ये थोड़ा सा अब अपने बाद में करेंगे, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, तो मैं बोलूँगी जस्ट एक बार ये सारा सैलरी का बेसिक पॉइंट रिवाइज करो। ये लग रहा है ईजी है, बट करने जाते तो गलती हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्प किया होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू स्टडी मटेरियल में, या अगर आपको ये भी मटेरियल चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी, देयर इज़ नो इशू। आप इसके साथ जाके इसका सारा जो भी MCQ है ना, खुद से सॉल्व करो। मैंने सारा सॉल्व नहीं किया है, कुछ कुछ जैसे केस स्टडी 1, 2, तो खुद से सॉल्व करो, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। और टैक्स का क्या बात है ना, टैक्स जिस दिन करो इमीडिएट, टैक्स का एक बेसिक रूल है कि अगर आज आप टैक्स कर रहे हो तो इमीडिएट 10 मिनट अभी रिवाइज करो। आज क्लास किया है, आज ये रिवीजन लेक्चर को देखा, तो इवनिंग में या सुबह में तभी आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। अगेन अब अपने नेक्स्ट क्लास में मेजर पार्ट कवर करेंगे सैलरी का विथ सम। मैं मैक्सिमम कवरेज कर रही हूँ MTP RTP का सारा सम का कवर करने का, और जो भी लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए उन सबको लेके चल रही हूँ, इंक्लूडिंग May 26। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्प करे। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, और आपको कुछ डाउट्स है आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और जो भी आपको चाहिए आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का चेष्टा करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय। अब नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में मिलते हैं।